आपको जस्ट लाइक मैं ये बोलूँगी, मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है और मैनिफेस्ट हुए मुझे 1 वीक भी नहीं हुआ है कि आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ। ये सब डिवाइन कॉलिंग होती है। मुझे लगता है कोई कनेक्शन होना होगा आगे या फिर पुराना होगा कुछ। आप अभी एक स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ निकल पड़े हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ही बता दीजिए। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बचपन से था। हीलिंग के, स्पिरिचुअल के लिए मेरा कनेक्शन। कि इनर हीलिंग होती क्या है और उसको हम कैसे और ज़्यादा मतलब अपने अंदर इन्हेंस कर सकते हैं। फॉर मी इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ you can say mixture of spirituality, psychology and everything. क्या स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग सेम सब्जेक्ट है? स्पिरिचुअलिटी हमें भगवान के, डिवाइन के पास ले जाने का माध्यम है। हीलिंग हमें अपने हमारे जो डिफेक्ट्स, इम्बैलेंसेस हो गए उसको ठीक करने का तरीका है। मेडिटेशन की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है? मेडिटेशन एक बहुत ही एलोबरेट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डीप सब्जेक्ट है। मेडिटेशन एक ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है। तो हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए, ये कैसे पता चलता है? चक्र के ऊपर ना इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा ज्ञान अभी दुनिया में घूम रहा है, इतना ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन, कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? चूज करना मुश्किल है, बट मेडिटेशन। आपकी मॉर्निंग रिचुअल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्रीदिंग। एक ऐसी बुक जो आप सबको रिकमेंड करना चाहते हैं? मुझे BKS अयंगर की सारी बुक्स ऐसा लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए। हीलिंग सेशन में सबसे कॉमन कंसर्न जो लोग लेकर आते हैं, लोगों को सबसे पहले तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि वो अनहील्ड है। स्पिरिचुअलिटी का सबसे ज्यादा मिथ जो आप तोड़ना चाहती हैं? तो पहला मिथ तो ये है कि जो टोने टोटके उपाय हैं ये कुछ काम के नहीं है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो होलिस्टिक थेरेपिस्ट और एनर्जी हीलर हैं। उनके साथ बातचीत में हमने जाना टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस क्या होता है और मेडिटेशन किया कैसे जाता है, एंड साथ ही साथ हमने कलर थेरेपीज के बारे में भी काफ़ी बात करी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी बात करी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेस स्वाति शर्मा जी का, only on Soch Matters with me, Poonam Rawat. Swati ma'am, you're most welcome to Soch Matters. थैंक यू। एंड आपको जस्ट लाइक मैं ये बोलूँगी, मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है और मैनिफेस्ट हुए मुझे 1 वीक भी नहीं हुआ है कि आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ। ये सब डिवाइन कॉलिंग होती है। मुझे लगता है कोई कनेक्शन होना होगा आगे या फिर पुराना होगा कुछ। करेक्ट। मेरे मन में ना मैम, एक तो पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ बिकॉज आपकी जर्नी बहुत लंबी है। जर्नलिज्म आपने किया हुआ है, जर्नलिज्म के बाद में आप अभी एक स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ निकल पड़े हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ही बता दीजिए कि आपके बारे में, कि आप क्या करते हैं। वैसे मेरे ग्रुप का नाम ही आपने सुना ही होगा, जिप्सी सोल है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे काम करती हूँ, इसलिए जिप्सी सोल है। बट बेसिकली आई स्टार्टेड एज एन इंग्लिश प्रोफेसर। ओके। और वहाँ मज़ा नहीं आया तो फिर जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म में बहुत मज़ा आया, बहुत आगे तक गई, लेकिन अंदर से लगा कि नहीं, आर्ट करना है, आर्टिस्ट अंदर से वो था। तो वो जर्नी एक स्टार्ट हुई एज एन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट के बाद वो पढ़ते पढ़ते, बिकॉज आर्ट के लिए जो मैं नॉलेज इकट्ठी कर रही थी, जिस किस्म की पेंटिंग मैं बना रही थी, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मैं इकट्ठी कर रही थी उसके लिए। वहाँ से स्पिरिचुअलिटी आया। कुछ ना कुछ तो हमारा पिछले जन्म का रहता है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बचपन से था। हीलिंग के, स्पिरिचुअल के लिए मेरा कनेक्शन, इंटरेस्ट हमेशा से था। बट प्रोफेशनली करूँगी ये कभी नहीं सोचा था। वो चलते 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 ही मैं कह रही हूँ कि जैसे वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक बुक है ना, इफ एनीबडी हैज टू पुट माय नेम, आई एम एन एक्सीडेंटल हीलर। ओके, करेक्ट। सो दैट इज इट, इट्स अ जर्नी। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी जर्नी खत्म हुई है। अभी भी आई एम डेली इन्वेंटिंग माई सेल्फ, लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं है।
अभी मैंने देखा आप बहुत सारी वर्कशॉप्स चलाती हैं और काफ़ी कुछ आप उसमें सिखा रही हैं, है ना? तो बेसिकली अभी मैं एक पॉइंट समझना चाहती हूँ, वो है हमारी इंटरनल इनर हीलिंग, है ना? तो मैं उसको समझना चाहती हूँ कि इनर हीलिंग होती क्या है और उसको हम कैसे और ज़्यादा मतलब अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं? राइट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, आई थिंक, क्वेश्चन अपने आप में बहुत डीप है। स्पिरिचुअलिटी को हम हीलिंग मान लेते हैं, है हुँ, ना? साइकोलॉजी को हम हीलिंग मान लेते हैं। करेक्ट। फॉर मी इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ, यू कैन से मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। हुँ, तो जब इंसान परेशान होता है, और वो परेशान किसी भी वजह से हो सकता है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, अंदर से कोई दुख है, पिछले जन्म का कोई प्रॉब्लम है, कर्म की वजह से है, हमारे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, परेशान है, हुँ, तो सबसे पहले आदमी और ज्यादा भटकना शुरू करता है। वो हुँ, इधर उधर लोगों के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे हम, हुँ, और फिर हम ये समझ नहीं पाते कि हमने करना क्या है अपनी लाइफ का। हुँ, वो दूसरा दौर होता है मेरे लिए। इट इज अ सेकंड पोजीशन। पहला आपके साथ कष्ट है, दूसरा आपने भटकना शुरू किया, और हुँ, फिर भटकते भटकते कुछ लोगों को तो मंजिल मिल जाती है, कुछ और ज्यादा भटकने लग जाते हैं। क्योंकि करेक्ट। आप जब डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो ना, तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो गलत दिशा में चले जाते हैं, एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं। सो इट इज लाइक एन एंजाइटी। आपके अंदर से एक जोर से आवाज आ रही है कि आई एम नॉट वेल, मेरी करेक्ट। लाइफ इज नॉट वेल। हुँ, बट हमें सबसे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होती है कि कोई एक, हमें पता है कि यदि हमें दांत में प्रॉब्लम है तो दांत के डॉक्टर के पास जाना है, हुँ, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जब हम परेशान हैं तो ये परेशानी हल कौन करेगा। हुँ, सो हीलिंग में आने का मेरा पहला जो थॉट था वो यही था कि लोगों को ये पता चले, कि वो परेशान है। लोगों को हुँ, पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को सीवियर इन्फ्लेमेशन है। जब वो बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि हमारी लाइफ में कुछ था नहीं। एक इमोशन था, एक गुस्सा था जिसको हम लेकर के बैठे हुए थे। हुँ, तो इट इज़ अ डिस्टर्बेंस। यू कैन से कि बैलेंस अंदर का खराब हो गया है, और वो बैलेंस आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है, किसी भी तरह की भटकन आपको ले जा सकता है। हीलिंग है शांत हो जाना। अपने सारे हुँ, बिखराव जो आपके आसपास हुआ है उसको सबको समेट करके ये समझना कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, जितना बड़ा मैं उसको बना रहा हूँ, वैसा सब सच नहीं है। हुँ, अवेयरनेस, जो पहली चीज है ना, अवेयरनेस कि करेक्ट। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि उसका इलाज ना हो सके। फिर हुँ, उससे सही तरीके से जब आप सही व्यक्ति के पास पहुंच करके जब आप उसको हील करना शुरू करते हैं, तो सेकंड्स में, कई बार मिनट्स में, कई बार वीक्स में यू फील डिफरेंट। हुँ। यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग सेम सब्जेक्ट है? स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग सिमिलर सब्जेक्ट है, नॉट द सेम। हुँ, स्पिरिचुअलिटी हमें भगवान के, डिवाइन के पास ले जाने का माध्यम है। हीलिंग हमें अपने जो है अंदर जो हमारे जो डिफेक्ट्स, इम्बैलेंसेस हो गए उसको ठीक करने का तरीका है। जब हम हील हो जाते हैं तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बेटर हो जाती है। यू कैन हुँ, से दैट, सो करेक्ट, वाइस करेक्ट। वर्सा। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि ये हीलिंग वाला प्रोसेस और स्पिरिचुअलिटी वाला प्रोसेस, हम्म। ये एक ऐसी कंडीशन पे आते हैं ना, या तो हम अपनी ज़िंदगी के लाइफ के किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं, किसी फेलियर से गुज़र रहे होते हैं, या हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए होते हैं, तब जाके हमारा ये प्रोसेस शुरू होता है या ना, हीलिंग का एंड स्पिरिचुअलिटी का। सेकेंडली मुझे ये क्वेश्चन समझना है, अगर कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है अपनी लाइफ में, ठीक है? अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे तो निकल चुका है, लेकिन खुद को कैसे हील करे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल एलिमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम्स सारी फिजिकल एलिमेंट, हुँ, एंड स्पिरिचुअलिटी जो है वो फिजिकलिटी के बहुत ऊपर है, बहुत आगे का रास्ता है। सो हुँ, पहले तो आप फिजिकल सिम्टम्स के प्रति अवेयर होइए, उनको समझें, इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम हीलर के लिए शायद सबसे ज़्यादा
डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा जरूरी कदम होता है टू नो कि प्रॉब्लम है क्या। यदि हमने करेक्ट। प्रॉब्लम ढूंढ ली कि शुरुआत कहाँ से, रूट कॉज कहाँ से है, तो फिर आपको जाना कहाँ है वो जानना तो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है। पर सही रूट कॉज ढूंढने वाले ही आई थिंक बहुत कम हीलर हैं जो इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि आपके साथ बैठें और समझें कि एक्चुअली में रूट कॉज इस लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा का है, आपको किसी ने बुली किया था उसकी वजह से हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं। करेक्ट। एक इट्स लेयर बाय लेयर, है ना। तो 7वीं लेयर में कई बार आपको जाकर के प्रॉब्लम मिलती है, कई बार बिल्कुल सरफेस पे आपको देखने पे मिल जाती है। वो भी मुझे समझने के लिए कि प्रॉब्लम आपके कहाँ पर है, आपके इमोशंस को समझने के लिए मैं कुछ सिंपल फॉर्मूलेज अपनाती हूँ जो एक्चुअली में थोड़े से स्पिरिचुअल भी हैं। तो मैं चक्रों को समझने की कोशिश करती हूँ, आपकी बातों को सुन करके आप इंट्यूटिवली थोड़ा आपके चक्रों का एनालिसिस करके और फिर मैं पता लगाती हूँ। देन इफ आई हैव मुझे पता चल गया कि हाँ इस पॉसिबल फेज में आपके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा, देन उसके बाद डीप डिटेक्शन करके आपको मैं पता लगा के बताती हूँ कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, अब आपका ये सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी नहीं है। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट टू गो डीप विद इन योर सेल्फ। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप बैठें, जब आप शांत हो। और इमोशनली डिस्टर्ब इंसान तो बैठ करके एक कप चाय नहीं पी सकता है, तो फिर वो मेडिटेशन कैसे करेगा? वो जाकर के 5 मिनट यदि हमने उसको विजुअलाइजेशन कहा है या बैठ करके मंत्र का ध्यान करना है, आपका ध्यान जो है वो किसी एक प्रॉब्लम की तरफ है, आपका गुस्से में आप माइंड में चैटर कर रहे हो गुस्से में और साथ में माला जप रहे हो, इट विल नॉट कोइंसिडाइज। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चपरासी क्या कर रहा है, दिमाग में कल का प्लान बना रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, और फिर वो साथ में हवन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अभी आपसे बात करके ना मैम, आज का पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके पीछे एक रीज़न है कि जैसे मैंने पॉडकास्ट में ना काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर से भी मैंने बात करी है ना। मेरा आपको बुलाने का मेन मकसद ये था कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी ही आएंगी, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। बट उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ गई, हमको डैमेज भी कर चुकी है, अब हमको हील होना है। तो मुझे वो हीलिंग का एक तो प्रोसेस जानना था जो आप अपनी वर्कशॉप के थ्रू बताते हैं। मुझे अपने दर्शकों के लिए, आज वो व्यूअर्स के लिए यहीं पे जानना है। एक तो ये है। सेकेंडली, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट जर्नी है और खुद को हील करना एक अलग बात है ना। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने 7 चक्रास के बारे में बात करी है, तो जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, मेडिटेशन होता क्या है? मुझे वो थोड़ा सा आप डीपली एकदम बेसिक से बताइएगा। सो आपने 2-3 क्वेश्चन एक में पूछ लिए। तो मेडिटेशन एक बहुत ही एलोबरेट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डीप सब्जेक्ट है और मेरे लिए यू कैन से कि बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि आई एंजॉय डूइंग द मेडिटेशन और मैंने बहुत किस्म के मेडिटेशन सीखे और अभी भी सीखती जा रही हूँ। मेडिटेशन एक ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग पर ध्यान करके हम करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने मेडिटेशन को डीपर बना सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल हैं, कुछ नॉन स्पिरिचुअल हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। हर तरीके का अलग स्वाद है, अलग मजा है, अलग उसकी हमारे ऊपर इफेक्ट है। आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग। पर जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं और वो एक प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए? करेक्ट। सो दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस प्रोसेस में सबसे पहला, जो मेरे पास कोई भी आता है प्रॉब्लम को लेकर के, पहली चीज मैं सुनती हूँ उनको, क्योंकि आज ना हमको कोई सुनता ही नहीं है। वेरी ट्रू। हम हर चीज, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं,
हम सिर्फ चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, हमारी खूबियों के बारे में जाने या फिर हमारी तकलीफों के बारे में जाने, लेकिन हम दूसरे के लिए अपना समय देना नहीं चाहते। सो बेस्ट थिंग इज टू लिसन। सेकंड, कोई भी इंसान यदि वो परेशान है, यदि वो 2 मिनट के लिए सिर्फ 11 सांसें सही तरीके से ले ले, ओनली ब्रीदिंग सही कर ले, तो आपका पहला कदम तो हो गया। लेकिन जब इंसान डीप प्रॉब्लम में होता है, एंजाइटी में होता है, वो ब्रीदिंग ही उसकी गड़बड़ हुई रहती है। सो पहला स्टेप मैं उन्हें पढ़ाती हूँ कि भी चलिए आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए। देन आई टेक देम टू दी मेडिटेशन और फॉर चक्र हीलिंग। उसके पहले कभी कभी कलर्स के थ्रू आई मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, क्योंकि अगेन मेरे को मानना है कि कलर की एनर्जी जो है इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, और इनडायरेक्टली हम लोगों के साइकोलॉजी को इफेक्ट कर सकते हैं, और नुकसान तो होता ही नहीं है उसका। तो कलर्स यूज करती हूँ मैं। आई यूज अरोमा अलॉट, तो मैं उनको फ्रेग्रेंसेस देती हूँ डिफरेंटली टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम। म्यूजिक थेरेपी देती हूँ। सो आई यूज डिफरेंट मॉडलिटीज। मेरा मानना है कि हर आदमी जो आपके पास आया है एक ही सांचे में ढला हुआ नहीं है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसका अंतर्मन अलग है, उसके प्रति हमारी अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। सो आई लिसन टू देम एंड देन आई मेक अ कॉम्बिनेशन कि कितना % ब्रीदिंग कितना है। जब वो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, थोड़े काम हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। सबसे पहला काम होता है कि कोई भी इंसान जो परेशान है वो पहले शांत हो जाए, उसके बाद हम दूसरे एंगल्स के ऊपर चलेंगे। ओके, सो दैट इज इट। अगर हम कुंडलिनी की बात करें कि कुंडलिनी जागृत होती है ना, दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन, है ना। अब हमने मेडिटेशन फॉर एग्जांपल हमने शुरू करी है और हमने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अब वो ध्यान की क्या क्रिया है, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यदि आप शांत हैं तो ध्यान तो लग गया आपका, ठीक है। यदि आप अशांत हैं तो पहले तो ध्यान ही नहीं लगेगा, टाइम लगेगा उसमें। आपको आंख बंद करके आप बैठ जाओगे, ब्रीदिंग कंट्रोल भी कर लोगे, लेकिन थोड़ी सी देर बाद मन भटकने लग जाएगा। और मन भटका और मेडिटेशन खत्म। तो मन को कहाँ ले जाकर के आपको एकाग्रचित करना है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। तो कुछ लोग जो है, जैसे बहुत जो कुंडलिनी मेडिटेशन है वो अजपा जपा करते हैं, सोहम के ऊपर करते हैं, कुछ ब्रीदिंग के ऊपर करते हैं, कुछ जो है वो बीज मंत्रों के ऊपर करते हैं। मैं स्पिरिचुअली कुंडलिनी के ऊपर काम करती हूँ, तो मैं जो है देवी के मंत्र के ऊपर, कुंडलिनी शक्ति के मंत्र के ऊपर मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया। सो मेरे लिए वो फिजिकल नहीं होकर के एक स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा रही है कुंडलिनी की, और मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि कुंडलिनी मुझे जागृत करनी है, मुझे कुछ करना है। इट्स अ प्रोसेस जो कि नेचुरली मुझे हुई, और मैं चाहती हूँ कि आप यदि ग्रो करते जा रहे हैं तो वन डे इट विल हैपन, बट आपको पहले वो प्रोसेस सही करनी चाहिए। करेक्ट। शांभवी एक अच्छी प्रोसेस है। तो आप बहुत सारे तरीकों से कुंडलिनी के पास भी पहुंच सकते हैं। देयर इज, मैंने कहा ना, इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास ना मंजिल पे पहुंचने के कई रास्ते हैं, और हर रास्ता खूबसूरत है। हर व्यक्ति के लिए अलग रास्ता है। हमने किसी को नहीं कहा कि आप सब एक ही हैं। जिसको जो रास्ता बन जाए, जो समझ में आ जाए, उससे आप चले जाए। और हर की जर्नी जो है वो एक प्रोसेस है, और बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। यदि आप शॉर्टकट करने की कोशिश करते हो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप सीधे हमारा थर्ड आई एक्टिवेट कर दीजिए, आप सीधे हमारा जो है वो शक्तिपात हमने सुना है, आप हमारा कुंडलिनी जागृत कर दीजिए। देखिए, इट्स अ पावरफुल प्रोसेस। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है उस मेडिटेशन में, और बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग विद द पावर, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा समझदारी से काम लें। जल्दबाजी जो है वो उसमें आपको डैमेज भी कर सकती है। आप यदि आग से खेलोगे तो कभी
कंस्ट्रक्शन भी होगा, कभी डिस्ट्रक्शन भी होगा, आपको हाँ। पता नहीं है एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडलिनी जागृत करना किसी का एम होना ही नहीं चाहिए। True. आपका एम होना चाहिए कि मुझे जो है वो ग्रो करना है, मुझे अपने मेडिटेशन में डीप जाना है। कैसे जा सकते हैं, मेरी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मेरी इमोशनल एनर्जी क्या है, आप वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ चेक आपको ये करना है कि कल जैसा था क्या मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, कि मैं एक कदम आगे बढ़ा। यदि आप एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो आप 365 दिनों में, एक साल में आप 365 कदम आगे बढ़ जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। बट ज्यादातर लोग जो मेरे पास भी आते हैं, मैं आज आया कल मुझे रिजल्ट चाहिए, तो आई ऑलवेज से कि नहीं। बट मैम ये पता कैसे चलता है कि मतलब हम जैसे 7 चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए, ये कैसे पता चलता है? चक्र के ऊपर ना इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, हाँ, करेक्ट। इतना ज्यादा ज्ञान अभी दुनिया में घूम रहा है, इतना ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि मुझे कभी कभी जब लोग पूछते हैं तो मैं सोचती हूँ कहाँ से करेक्ट करना शुरू करूँ। और अक्सर मेरी बहुत बहस हो जाती है। सो आई वॉज अ डिबेटर इन माई कॉलेज डेज एंड इस विषय पे मेरी डिबेट हो जाती है, क्योंकि व्हाट भी देखिए, आप एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बायस, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। करेक्ट। और आप इतने हल्के में कैसे बात कर सकते हैं कि बस हमने 7 चक्र है। पहली बात तो चक्र फिजिकल बॉडी में नहीं है, दिस आर इन द सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी में है। उनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और उनको हम देख तो सकते नहीं है। कोई अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना है जिससे कि हम चक्रों को देख सकें। करेक्ट। सिर्फ गुरु जिन्होंने बहुत साधना की होती है, उनके अंदर ये दृष्टि होती है कि वो देख करके बता सके। तो क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब जो चक्र के बारे में बात करें, क्या हम इतना डीप पहुंच चुके हैं कि हम कौन से नंबर का चक्र क्या कर रहा है ये सब बातें कर सके? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो फिजिकल बॉडी में जहां जहां उन्हें होना चाहिए, वहां जो ऑर्गन है उनमें जो डिफेक्ट्स है, वहां जो इमोशन स्टोर होते हैं, जो हमें मॉडर्न डे साइकोलॉजी ने सिखाया है, फिजियोलॉजी ने सिखाया है, वहां ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे नेक में हमारे थायराइड है। करेक्ट। यदि हमें थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया की एनर्जी में प्रॉब्लम है। यदि इस एरिया की एनर्जी में प्रॉब्लम है तो हम मान लेते हैं कि थ्रोट चक्र में भी आपके प्रॉब्लम है। इज दैट सो सिंपल? करेक्ट। या इज इट जस्ट इन ABCD? यदि इतना ही सिंपल था चक्र के ऊपर विज्ञान, तो मेरे ख्याल से तो हर किसी को आना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों हमारे ऋषि मुनि इसके लिए इतने सालों तक तपस्या करते थे, साधना करते थे, और साधना के बाद किसी को कुंडलिनी मिलती थी, किसी को चक्र का ज्ञान मिलता था। तो मुझे लगता है कि जो इसका मार्केटिंग हो गई है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है, दिस इज नॉट गुड। आप ओरिजिनल विद्या के बारे में पढ़ें, कहाँ से आती है वो, उसका अध्यात्म के साथ क्या कनेक्शन है, कितना डीप साइंस है। जब आप समझोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेमाने हो जाएंगे आपके लिए। करेक्ट। नहीं, यदि आप सौंदर्य लहरी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुंडलिनी एक देवी शक्ति है, मतलब वो देवी है, और वो सहस्त्रार में शिव से मिलने के लिए उनका ऊपर मार्ग चल रहा है। करेक्ट। उसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। वो एक नाड़ी, 3 नाड़ियां होती हैं जिनके थ्रू होकर के हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो दैट इज अ देवी एस्पेक्ट। आप षट चक्र निरूपण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाई देगा। वो भी कुंडलिनी है यहाँ भी, लेकिन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर जो है वो ये 2 हैं। जो मुझे जानकारी और भी है, लेकिन षट चक्र निरूपण में उसका पूरा बताया गया है कि वहां पर कौन सी योगिनी देवी है, किस तरीके का है। सो अब क्या करा है लोगों ने, वेस्टर्न पीपल ने, व्हाट दे अंडरस्टूड कि फिजिकल बॉडी में है, उसकी डीप साइंस को छोड़ करके उसे सिर्फ एक ABCD बना करके आपके सामने थाली में परस दिया है। इट्स नॉट फास्ट फूड,
इट इज़ True. वे डीपर देन दैट, एंड उसकी इफेक्ट हमारी लाइफ में उससे भी ज़्यादा डीप हैं, जो कि हमको दिखाई देते हैं जितने हैं। तो मैं कहती हूँ कि उसको छोटा मत करो कि वो फिजिकल बॉडी में सिर्फ आपके पेट में गड़बड़ हो रही है तो ओके चलो आपका मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है, हाँ, आपको correct. दुख लग रहा है तो आपका हार्ट चक्र हार्ट में चक्र प्रॉब्लम है. है, नहीं। हाँ. इमोशंस के साथ है कनेक्शन, हम्म. बट इतना नहीं है। इट्स एन एस्पेक्ट दैट यू कैन से, हम्म. बट आप किसी जो कि 700 किलो की कोई चीज है और आप उसमें से सिर्फ 7 किलो की बात करें तो बाकी का क्या होगा? मैं Very true. तो आजकल जो चक्र के बारे में बात हो रही है वो उतनी ही है। हाँ. तो मेरे गुरु कहते थे, शंकराचार्य जी के पास जब मैं जाती थी इसी समस्या को लेकर के, तो शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं किसी का सुनती थी और मेरी बहस हो जाती थी, और मैं उनके पास जाकर के हमेशा जब बैठती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि मुझे उनको रोकना चाहिए, है ना, मुझे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए। हाँ. He said, हर की जर्नी है, हम्म. वो अपने कर्म में लगे हैं, उनका कर्म वैसा है। और जो इंसान सुनना नहीं चाहता है, स्क्रिप्चर्स में डीप नहीं जाना चाहता है, समझना नहीं चाहता है, हमें उन्हें नहीं समझाना है। जब वो अवेयरनेस में आ जाएंगे कि हम भटके हुए हैं, हमें इसका सही रूप जानना है, तो वो हमारे पास आएंगे। हम उनके तो बिना मांगे ज्ञान नहीं देना है, बिना मांगे आपको किसी को एडवाइस भी नहीं देनी है। डिफिकल्ट होता है हमारे लिए ये करना, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसके पहले हमें अपना ज्ञान बगाड़ना है कि हमें तो चक्र के बारे में सब कुछ आता है। बिल्कुल। बट मैंने धीरे धीरे रिस्ट्रेन करना शुरू किया, और जब मैं अयंगर योगा से जुड़ी, अयंगर योगा में अब मुझे 7 साल हो चुके हैं सीखते हुए, और वो अभी तक आपकी प्राणायाम की क्लास भी शुरू नहीं करते। अच्छा। हाँ, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट with their studies. तो it was surprising कि मैं तो इतना मेडिटेशन करती हूँ, मैं इतना प्राणायाम करती हूँ, मुझे तो सब आना चाहिए, मुझे तो उन्होंने प्राणायाम की क्लास में दे देना चाहिए। और वहाँ गुरु जो है उन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं, घट तैयार नहीं है अभी। अच्छा। मतलब आप एक घट है, आपका शरीर जो है, क्योंकि कहीं पर भी उसमें एक छोटा मोटा भी एलिमेंट है, छोटी मोटी भी डिस्टरबेंस है, तो उन्होंने मुझे सिखाने से मना कर दिया प्राणायाम। ये हमारे जो गुरुओं की जो डेप्थ है, और जो उनके अंदर जो कहना चाहिए कि एक हट है कि मैं जो सही होगा सिर्फ उसको ज्ञान दूंगा आगे, उसकी वजह से तो हमारे जो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, उसमें जो खूबसूरती बची रही है, जो ज्ञान बचा रहा है, वो है। तो जब मैंने फिर मुझे लगा कि यदि मुझे नहीं सिखाया जा रहा है, इसका मतलब मैं रेडी नहीं हूँ, और मुझे गुरु से यदि कोई ज्ञान लेना है तो मुझे अपने आप को उस हद तक प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो जुनून जब आया मेरे में, और जब मैंने प्राणायाम को करना शुरू किया, तो सबसे मजेदार बात क्या हुई, मुझे पता चला कि जिससे मैं प्राणायाम कह रही थी, जिससे मैं डीप ब्रीदिंग कह रही थी, और जिससे मैं समझ करके कि वो मुझे तो आता है, हमें छोटे में अहंकार हो जाता है। हाँ। वो तो ब्रीदिंग का बच्चा भी नहीं है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। हाँ। आप कितना डीप जा सकते हो। जब मैं डीप गई तो उसके आगे मुझे पता चला कि नहीं, अभी तो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी और डीप और डीप और डीप। आप सेकंड्स के अंदर यू कैन सी द चेंज विद इन योर बॉडी, और आप जब वो मिरेकल्स अनुभव करते हैं, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तब मुझे अनुभव हुआ, और उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, दैट इज विनम्रता। करेक्ट। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं अब कभी किसी सब्जेक्ट पे नहीं कहती हूँ कि मुझे आता है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हमारा जो सिखाया हुआ गुरुओं के द्वारा कैरी किया हुआ ज्ञान है, वो इतना गहरा है कि जिसे हम कहते हैं हमें आ गया, वहां तो स्टार्ट भी नहीं हुई है कहानी। तो हमें तो अभी बहुत आगे की जर्नी करनी है। तो मैं सिर्फ अपने आप को कहती हूँ कि मैं आई एम अ लर्नर, और मैं बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ती हूँ, और दोनों किस्म की बुक पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी स्क्रिप्चर्स की बुक, बहुत डीप ओरिजिनल बुक्स। संस्कृत नहीं आती है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन अच्छे से अच्छा
हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन ढूंढ करके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। एट द सेम टाइम इक्वल अमाउंट में सारी मार्केट में बिक रही खराब पॉडकास्ट भी सुनती हूँ, खराब सारे बुक्स भी पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या गहराई है और क्या परोसा जा रहा है। ट्रू। तो मेरे पास कोई आए तो मुझे उसे किस दिशा, वो किस सोच के साथ आ रहा है, मुझे उसे किस सोच की तरफ डाइवर्ट करना है, वो प्रोसेस मेरे लिए कितनी डिफिकल्ट होगी। तो चक्र के लिए मेरे लिए प्रोसेस डिफिकल्ट थी टू एस्टेब्लिश करना कि चक्र जो है वो एक्चुअली में उतनी आसान, उतनी सस्ती चीज नहीं है जितनी कि आजकल परोसी जा रही है। वेरी ट्रू। सो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। लोगों को कई बार लगता है मैं थोड़ी एरोगेंट हूँ, बहस भी हो जाती है मेरी बहुत बार। फिर मैं सामने छठ चक्र निरूपण या सौंदर्य लहरी को रख देती हूँ और बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि भाई मेरा नहीं है ये ज्ञान जो है वो सदियों से हमारे पास आया है, मैं तो उसी के बारे में बात कर रही हूँ। पर मैम ये बहुत गहरी बात आप बोल रहे हो। मैं आपसे ना बहुत इजीली रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज आज से 5 साल पहले ना मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और मुझे लगा कि आई तो प्रो, मतलब यही मेडिटेशन है। और जैसे आप बता रहे हैं ना, आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, शायद उनको भी यही लगता होगा कि जो हम कर रहे हैं ना मेडिटेशन का पार्ट, शायद वो मेडिटेशन है। बट जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी, जब मैंने थोड़ा गीता का ज्ञान लेना शुरू करा और थोड़ा सा और चीज़ें पढ़नी शुरू करी ना, तो मैं इतना शॉक्ड हो गई कि जिसको मैं मेडिटेशन समझ रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरे कुछ चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्चुअल में वो तो चीज़ है ही नहीं। तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल पिक्चर ही चेंज हो गई मेरे आगे से। तो मुझे लगा तो मैं क्या कर रही थी। और आज तक उस क्वेश्चन को ना, सवाल को अपने मन में लिए घूम रही हूँ कि एक्चुअल मेडिटेशन कैसे होती है और एक्चुअल मेडिटेशन की परिभाषा क्या है। मतलब ये आज भी मेरे मन में क्वेश्चन है। सो मेडिटेशन, यदि मैं अभी आंख बंद करूं यहाँ पे, तो चाहे यहाँ पे कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी भी लाइट हो, यदि मुझे सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाए और मेरे को अपनी सांसों की आवाज भी सुननी बंद हो जाए, पहले हम मेडिटेशन करते हैं तो सांसों की आवाज तक जाती, वो भी सुननी बंद हो जाए जब, ठीक है, और फिर जो आपको दिखाई सुनाई समझ आता है, वो मेडिटेशन है। वहां तक पहुंचने की जर्नी लंबी है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, लंबी है। आप उसे महीनों में, दिनों में, कितने में भी सफर को तय कर सकते हैं। इट इज नॉट कि सालों लगेंगे। पहली बात तो आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, आप कितने डिस्टर्ब हो, वहां से आपकी जर्नी होगी। एक डिस्टर्ब आदमी को थोड़ा लंबा समय लगेगा, आम आदमी को जो डीप जा चुका है थोड़ा सा कम समय लगेगा। अब आप में साधना करने की क्षमता है कितनी, ठीक है, तो आप में यदि साधना करने की क्षमता है तो हो सकता है महीनों में, दिनों में आपको जो है वो अनुभव हो जाए, हफ्तों में भी हो सकता है। करेक्ट। नहीं होना होगा तो हो सकता है लंबा समय लगे आपको और सालों भी लग जाए आपको और आपको अनुभव ही ना हो और आप जो भी समझ रहे हैं उसी को मेडिटेशन समझ करके बैठे रहे। ये होता तो मेरे है। पास एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे से कहा कि मेडिटेशन से ज्यादा घटिया कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं आंख बंद करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अच्छा। और ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ कि जब हम आंख बंद करते हैं और यदि हम एंग्शियस है, हमारे अंदर बहुत सारा तूफान है, तो वो तूफान बढ़ जाता है उस चुप्पी की वजह से, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में हमें चुप्पी की आदत नहीं है, है ना। और बहुत सारे लोगों को जो शांति है, जो चुप्पी है, वो डरावनी लगती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम अकेले हो गए, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो वो जो है उनको डरावना लगा। तो फिर ऐसे इंसान को यदि आपको मेडिटेशन पे लेके जाना है तो फिर मैंने उनको ओपन आइड मेडिटेशन कराया। आंख खुली रखें आप, क्योंकि आंख बंद रखेंगे तो दिक्कत होगी। उसमें हम गाइडेड मेडिटेशन को पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन इज लाइक, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज पे ध्यान देना है और मैं जो जो बोलती जा रही हूँ वैसा सोचना है, वैसा करना है। आप जो है वो धीरे 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 रिलैक्स हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द गाइडेड मेडिटेशन. ओके. गाइडेड मेडिटेशन मतलब मैं आपको पूरा गाइड कर रही हूँ कि आपको हम्म. अब एक पत्ता देखना है, फिर उसको ऐसा महसूस करना है ना. सो ब्यूटीफुल. इट्स अ स्टार्टर के लिए आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. जो कर नहीं पाते हैं, आपको पता चलेगा कि व्हाट इट फील्स टू बी रिलैक्स्ड, व्हाट इट फील्स टू बी हैप्पी. यदि आप बहुत लंबा समय से सैड हैं तो आपको हैप्पीनेस का स्वाद ही खत्म हो जाता है. तो आप उसमें पहुंचते हो. और पीपल बहुत, मेरे साथ तो कोविड में मैंने ऐसे ही एक मेडिटेशन कराया था फ्राइडे के दिन. और लोगों ने कहा कि नहीं, अगले फ्राइडे भी करते हैं, अगले फ्राइडे भी करते हैं. और एक फ्राइडे मेडिटेशन करके हमारा ग्रुप बन चुका है अब. अच्छा. ओके. तो उसका नाम कुछ और रखने की जगह हमने उसका नाम फ्राइडे मेडिटेशन रख दिया. एंड पूरे कोविड में लगभग उसको 4-5 साल हो गए हैं. और उसमें लोग बदलते जा रहे हैं, ग्रुप बदलते जा रहे हैं. जो लोग ग्रेड 2 पे पहुंच जाते हैं, और उसमें गाइडेड मेडिटेशन है. जो बहुत डिस्टर्ब लोग हैं वो आते हैं और हम डिफरेंट उस पर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जब आप गाइडेड मेडिटेशन में आप हो गए तो आप योग निद्रा ट्राई कर सकते हैं. वो सोते वक्त आप ट्राई कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो गाइडेड, बट आप सोते वक्त कर रहे हो उसको. उसे हम योग निद्रा कहते हैं. गहरी नींद आती है, आप ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो. रिलैक्स होते जाएंगे तो आपके लिए मेडिटेशन इजी होता चला जाएगा. देन आप ब्रीदिंग के ऊपर, मंत्र के ऊपर आप जाप स्टार्ट कर सकते हो. देन कर सकते. बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि बीमार है, और मेडिटेशन में सबसे पहला चीज ये सिखाई जाती है कि आपको सीधा बैठना है, स्पाइन को अपना सीधा रखना, और फिर उसके बाद अपनी सांस पर कंट्रोल करना है. तो पहला मिथ तो हो गया कि आंख बंद करने से डिस्टर्ब हो रहे, तो उसका मैंने हल बता दिया. ओपन आईज. बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, बेड रिडन है, बैठ नहीं सकते हैं, किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो वो कैसे करें मेडिटेशन. तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है आयंगर योगा की, कि उन्होंने कहा कि एवरी बॉडी इज वेलकम. बॉडी, हर प्रकार की बॉडी खूबसूरत है. आप में यदि तकलीफ है, आप में यदि प्रॉब्लम है, यदि आप चल सकते हैं, आप चल भी नहीं सकते, आप इतनी कम एनर्जी है कि आप सिर्फ लेटे रह सकते हैं, तब भी आप योग कर सकते हैं. डिफरेंट प्रॉप्स के सहारे आप योग कर सकते हैं. आप सेम इफेक्ट ऑफ दी आसन ले सकते हैं. यदि आप थोड़ा सा उसमें एक प्रॉप यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट चीटिंग. इट इज लाइक योग सबके लिए है. सिर्फ वो एकदम स्वस्थ शरीर के लिए नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ बनाने की एक जर्नी भी है. ट्रू. सो मुझे उनका एक कोट है, वो बहुत पसंद आया, कि हमारा इंटेलेक्ट जो है, वो हमारा माथा, सर जो है, ब्रेन, भगवान ने सबसे ऊपर क्यों रखा है? सो दैट हम सारी चीजों के ऊपर इंटेलेक्चुअली सोचें. True. तो आप इंटेलेक्चुअली सोचिए कि मेडिटेशन पे क्या करना है. तो मैंने अयंगर का जो फॉर्मूला है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ मेडिटेशन में, कि यदि आप नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो आप प्रॉप्स का सहारा लें. आप लेटे रह सकते हैं, तब भी आप लेट करके करें. कोई मना नहीं कर रहा है आपको सिर्फ अपने अंदर जाना है. अपने अंदर जाना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो आप लेट के जाएं, बैठ के जाएं. हालांकि सही तरीका तो फिर योगी, आप जब योगी हो सकते हैं तो अच्छा है, पर नहीं हो सकते तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं. उसके फायदे ले सकते हैं. थोड़े कम होंगे, लेकिन होंगे तो सही. एक मैम, चक्रा हीलिंग और कलर थेरेपी कैसे काम करती है? बहुत सारे लोगों ने कलर थेरेपी को चक्र के साथ जोड़ दिया है. कि 7 रंग होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र के 7 रंग होते हैं. क्या यदि हम देखें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, या हम कुछ मॉडर्न बुक्स की तरफ देखें, तो शायद ये सही भी लगता है. लेकिन चक्र का 7 रंग से बिल्कुल वैसे संबंध नहीं है जैसा कि आजकल पॉपुलराइज है. कि मूलाधार है तो लाल कलर है, स्वादिष्ठान है तो ऑरेंज कलर है. रंगों की अपनी साइंस है, और रंगों का हमारे गुणों के साथ, त्रिगुण जो होते हैं, उनके साथ, हमारे पंचभूत के साथ, हमारे फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजों के साथ बहुत डीप इम्पैक्ट है. यदि आप स्पिरिचुअलिटी पे देखें तो डेटीज के 7 कलर का एसोसिएशंस हैं. ठीक है. हमारे
कई लेवल्स पे कलर जो है वो हमारे साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। बट चक्र थेरेपी में मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन होता है कि आप जो इंद्रधनुष के कलरों से उनको नहीं आंक सकते हैं। ऐसा कोई आपको प्रमाणिक जानकारी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी है कि जो मूलाधार कलर है, मूलाधार चक्र है, उसका रंग लाल है। यस, यू कैन हील मूलाधार विद द रेड कलर। सर्टेन एस्पेक्ट है जो कि आपको समझने होंगे। तो इफ यू आर अ हीलर, ठीक है, आम आदमी के लिए तो चलिए ठीक है, पर यदि आप हीलर हैं तो आपको उसके गहराई में जाकर के रंगों को समझना पड़ेगा कि किस यदि आकाश बीज है तो आकाश का क्या कलर है, और आकाश को यदि वहां पे हमारे हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है तो वो किन कलर्स के थ्रू ठीक हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअली ये कलर अप्लाई करेंगे एंड साइकोलॉजिकली ये कलर अप्लाई करेंगे। तो हम साइकोलॉजिकली भी कलर को लेकर के हील कर सकते हैं, बट उसका वो 7 कलर के साथ संबंध जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसका शास्त्रों में एज इट इज कोई वर्णन मुझे नहीं मिला है अभी तक। करेक्ट। एंड पेंटिंग्स के थ्रू जो हीलिंग होती है, पेंटिंग्स के थ्रू भी चक्रा हीलिंग होती है ना, वो कैसे होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? सो वॉट एवर वी सी वी हमारे देखिए 5 सेंसेस हैं। हम इनटेक जो है या तो सुन के करते हैं या देख के करते हैं। तो रंग जो है वो हमें देखने पे इफेक्ट करते हैं, पेंटिंग हमें देखने पे करती है। तो यदि मैं सिर्फ पेंटिंग की तरफ देख रही हूँ तो मेरे पे एक सर्टेन किस्म का इफेक्ट होगा। यदि मैं आर्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो आर्ट अगेन इज अ मोडालिटी जिसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। क्योंकि आर्ट में एक तो हम कलर भी यूज कर सकते हैं उसमें, पर हम सिर्फ आर्ट की बात करें तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम सोच समझ के कितनी भी बनाने की कोशिश करें, हमारे हाथ अपनी मर्जी से ही चलते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बना पाते और कुछ लोग बहुत आसानी से ड्रॉ कर पाते हैं, है ना। हम उसको टैलेंट कहते हैं, बट एक्चुअली दैट इज अ सबकॉन्शियस लैंग्वेज। जैसे हम लिखते हैं तो हर की हैंडराइटिंग अलग आती है, वैसे ही जो आर्ट है उसका भी सबका अलग अलग अप्रोच होता है। जब हम आर्ट बनाते हैं तो जो प्रोसेस है रंगों की, जो स्ट्रोक्स हैं, जिसे हम सेक्रेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, तो लाइंस का, प्रेशर का, सबका हमारे हीलिंग के ऊपर असर पड़ता है, जिसे हम आर्ट थेरेपी कहते हैं। तो यदि आपने कोई आर्ट बनाया है तो उसके जरिए मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकती हूँ। वो साइकोलॉजिकली डेवलप्ड फॉर्मूलाज हैं जिसमें मैं आर्ट के थ्रू आप जान सकती हूँ कि आपके मन के अंदर चल क्या रहा है। तो जब कोई बोल नहीं पा रहा होता है, डीप ट्रॉमा में होता है, या फिर उसे पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक ऐसा ट्रॉमा जो कि वो भूल चुके हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, वो भूल चुके हैं। वो जब आप ड्राइंग बनाते हैं ना तो वो सबकॉन्शियस लैंग्वेज होने की वजह से वो ड्राइंग में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सो इट्स अ इजीएस्ट थिंग। यदि आपने अपनी ड्राइंग मुझे बना के दी है तो मैं आपके बारे में करीबन 200 चीजें बता सकती हूँ। अच्छा, हाँ, कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है, आपके माइंड में क्या प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन क्या है, आप क्या सोच रहे हो। तो हमारे लिए हीलिंग बहुत इजी हो जाती है। घंटों आपको बात करके आपकी प्रॉब्लम समझने की जगह यदि आपने मुझे आर्ट बना के दिया, मैं तुरंत बता दूंगी कि आपकी प्रॉब्लम आपके चाइल्डहुड से है, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या आपको पीयर प्रेशर का ग्रुप की वजह से ट्रॉमा हुआ है, या आप बहुत डिप्रेस्ड हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें पता कर लूंगी, तो मेरे लिए हीलिंग आसान हो जाएगी। करेक्ट। जब मुझे पता चल गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको सर्टेन किस्म के स्ट्रोक्स के लिए इंस्पायर करूंगी, सर्टेन किस्म के कलर्स के लिए इंस्पायर करूंगी, और वो स्ट्रोक, वो डिजाइन जो है, वो ड्राइंग के जो पैटर्न्स हैं, जिससे सेक्रेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, फ्री फ्लोइंग हम लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत किस्म से हो सकता है, उसमें नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो उसमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि अगेन वो सारी जो प्रोसेस है वो हमारे इमोशनल सेंटर्स के ऊपर, हमारे जो
सप्त कोश हैं, सब कोशों के ऊपर मनोमय कोश के ऊपर जाकर के असर करना शुरू करती है और आपकी हीलिंग हो जाती है। इट्स अ शॉर्टकट फॉर मी। यदि आप मेरे से पूछोगे कि हीलिंग का शॉर्टकट क्या है, तो आर्ट थेरेपी एंड कलर थेरेपी आर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, क्योंकि मिनटों में ना उदास आदमी जो है, डिप्रेस आदमी जो है, वो खुश हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि वो हमारे अंदर की इनोसेंस, हमारे अंदर की एनर्जी और हमारे अंदर की जो चाइल्ड लाइकनेस है ना, उसको एकदम से सरफेस पे लाते हैं। और ना बच्चों में कष्ट होता है, ना उनके अंदर पॉलिटिक्स होती है। तो जो यदि आप उस मन से सोचने लगे ना, तो आपका मन शुद्ध हो गया। बच्चों का मन तो शुद्ध होता है। सो जो वो आर्ट है, वो चाइल्ड लाइकनेस आपकी लाता है, आपको ढेर सारी एनर्जी देता है। तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है इसमें। ट्रू। समटाइम ऐसा भी होता है ना मैम कि पता ही नहीं होता हमें कि हम डिप्रेस्ड हैं, हमें पता ही नहीं कि क्यों हैं। कई बार हमारा मूड ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है लाइफ में कि हम किस चीज़ से परेशान हैं, है ना? तो आई थिंक वहाँ पे भी ये बहुत काम करेगा। बहुत काम करता है। बहुत सारी ऐसी हैं हीलिंग्स। एक सोमैटिक हीलिंग है जो मैंने सीखी, बहुत अच्छा काम करती है। जो मेरे फादर की डेथ हुई, तो करीबन 6-7 साल हो गए। मेरे कंधे में एक पॉइंट था जहाँ बहुत सीवियर पेन होता था। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी वो एक पेन है जो मुझे लग रहा था कि इट इज समथिंग जो कि हर कुछ करने से ठीक नहीं हो रहा है, योगा से ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स के पास जाने से ठीक नहीं हो रहा है। फिर हमने आर्ट थेरेपी ट्राई की कि उसको थेरेपेटिकली मैंने इंड्यूस पता किया। सर्टेन कलर्स मैं बार बार रिपीट कर रही थी उसमें। लेकिन सोमैटिकली जब हमने उसको अप्रोच किया, उसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे चाहिए था कि कोई एक मेरे साथ कराए। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे ऊपर अप्लाई किया और तब मुझे पता चला कि मैं करीबन 7 साल से डिनायल में थी कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। ओह, अच्छा। सो मैंने शायद रोया ही नहीं था, मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और वो पेन मेरे कंधे में। सो हमारी बॉडी जो होती है, वो यदि आपके कहीं पर भी पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, इट्स ऑलवेज अ स्टेटमेंट बाय द बॉडी कि कहीं कुछ गलत है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे वो इमोशन स्टोर हुआ पड़ा है। तो बहुत सारे लोगों को लुइस हे की बुक यही कहती है कि इवन कैंसर तक हो जाता है जब आप इमोशंस को हील नहीं कर पाते हैं अपने। तो मैंने जैसे उसको हील किया, मेरे ख्याल से मैं करीबन 1 से 1.5 घंटे तक रोई उस थेरेपी के दौरान। और मैं खुद की थेरेपी नहीं कर पा रही थी, मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं डिनायल में थी। क्योंकि हम चाह ही नहीं रहे होते हैं कि हमसे जो बहुत प्यार करने वाला है वो कहीं चला जाए। तो चला जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं गया है। इट्स अ डिनायल। और डिनायल में जब हम होते हैं तो हीलिंग तो नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। और समटाइम हमें पता ही नहीं होता कि हम काफी चीजों को लेके डिनायल में हैं। हाँ, और वो चीज हम अक्सर डिनायल में ही होते हैं। हाँ, मैं बहुत मतलब अभी नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो पेन कहीं से तो निकलेगा ना, और कभी तो निकलेगा ना। तो वो चीज शायद आपके जो शोल्डर पेन है वहां से आ रही से थी। हाँ, रेटू, बहुत अच्छा लग रहा है मैम बात करके। काफी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक क्वेश्चन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर, है ना? तो मैंने देखा था आपका कहीं कि आप पास्ट लाइफ के बारे में भी बता देते हैं। तो वो कैसे आप पता करते हैं और कैसे बताते हैं? जब मैं पास्ट लाइफ थेरेपी के बारे में खुद मैंने जानना शुरू किया, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा चलेगा? हाँ, चलेगा। तो मैं खुद बहुत ही क्यूरियस थी और बहुत ज़्यादा मेरे को था कि डाउट, ये कैसे होता है। बट यदि आप हिंदू धर्म के बारे में देखें तो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, हम पिछले जन्म के प्रारब्ध की बात करते हैं, है ना? हम ये बात करते हैं कि आपने जो इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसका कैरी फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट आपका फल मिलेगा आपको उसका। तो कर्मों की फिलॉसफी में भी बर्थ आता है। तो रीबर्थ है तो पास्ट लाइफ तो है। ट्रू। बट मॉडर्न साइंस तो हम नहीं एक्सेप्ट करने को कहती है, ऐसा कुछ हमें तो क्लू नहीं मिलता है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, मैंने भी सोचा कि मैं पास्ट लाइफ थेरेपी करवाती हूँ।
हाँ। और जब मैं पहुंची फास्ट लाइफ थेरेपी कराने के लिए अपनी, तो मेरे मन में आइडिया था कि अरे मैं तो बहुत इमेजिनेटिव हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ तो स्टोरीज लिख लेती हूँ हाँ। और मैं कहानियां बनाऊंगी वहां पहुंच करके, और अपने आप को एक खूबसूरत रानी की तरह देखूंगी हाँ, और हाँ। घर आकर के कहानियां सुनाऊंगी कि मैंने तो पिछले जन्म में ऐसी रानी थी। और ये सब हुआ मेरे साथ लाइफ में, और जिसको जो कुछ सुनाना होगा मैं वो कहानी सुना। मेरी लाइफ है, मुझे पता है, मैंने आंख बंद करा क्या हाँ, हो रहा है, हाँ, हु विल नो। हाँ। जब थेरेपी स्टार्ट हुई, हुँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कॉन्शियसनेस है, तो हमें पूरी हाँ, अवेयरनेस होती है पास्ट लाइफ हाँ, हाँ, थेरेपी हाँ। के समय। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मुझे तो रानी दिखना है और मैं वहां पे एक भूख से बिलखता हुआ एक फटे कपड़ों में एक सोल्जर, आई एम अ मेल, है ना। ओके। हाँ। तो मैं देख रही हूँ अपने आप को, और जो कहानी चल रही है हुँ, इट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी। ओके। लेकिन उस कहानी में बहुत सारे मेरे इस लाइफ के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। ओह! व्हेन आई केम आउट ऑफ, हाँ, हाँ, हाँ। लंबी थेरेपी चली, हुँ, और थेरेपिस्ट को भी मतलब पेशेंस रखना पड़ा, करीबन 3 घंटे चला। हुँ, 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 जब मैं बाहर निकली तो जो कुछ निकला वो हुँ। मेरे, जो जिन प्रश्नों के साथ मैं गई थी, प्रश्नों हाँ, के हाँ। उत्तर तो थे, बट हुँ, स्टोरी बहुत डिफरेंट थी। मैंने उनको हुँ, बताया कि मैंने तो सोचा था कि हुँ, मैं जाऊंगी ही नहीं डीप ट्रांस में, हुँ, मैं मैनिपुलेट करूंगी। तो हमने थोड़ी देर हंसा भी इस बात को लेकर के, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ। जो हुआ वो ये था कि बहुत खूबसूरत डीप हीलिंग हुई मेरी, ओके। और बहुत अवेयरनेस हुई मुझे कि हुँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं इस लाइफ में क्यों स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ, मैं हुँ, किसी प्रकार की चीज़ों के प्रति क्यों इतना अट्रैक्ट होती हूँ। हुँ, मेरा बोलने में जो ये एक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, हुँ, दबंगई है, ये हुँ, क्यों है, मैं इतना हुँ, डीप इन दिस स्पिरिचुअलिटी कैसे जा पा रही हूँ जबकि मेरी उम्र इतनी नहीं है। हुँ, शायद मेरी साधना भी, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तो मुझे नहीं लगता था, हालांकि मैंने काफी करा है, और हुँ, काफी किस्मत मेरी अच्छी रही कि मुझे अच्छे गुरु मिले और हुँ, उन्होंने सही रास्ता दिखाया। हुँ, तो जाकर के मैंने शंकराचार्य जी को ये कहानी सुनाई कि मैंने ऐसा हुँ, प्लान किया था और हुँ, मुझे ये सब वहां पर दिखाई दिया। हुँ। और मुझे हनुमान जी भी दिखाई दिए, और हनुमान जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। अच्छा। इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्टोरी, हाँ, हाँ। और उसमें और कई ये कितनी कैरेक्टर थे। पुरानी थी? मतलब ये ऐसा लग रहा था आपको बहुत पुराना कुछ नहीं, चल रहा उसमें है। बकायदा सन वगैरह सब था, तो इट वाज अच्छा। समथिंग अराउंड। और वो स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं विंध्यवासिनी के मंदिर कभी नहीं गई, आज तक भी नहीं गई हूँ, ओके। पर मैं एग्जैक्टली विंध्यवासिनी का मंदिर बता रही थी। अच्छा। मैं एग्जैक्टली पूरा मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का जो कई चीजें हैं वो बता रही थी। हाँ। जिस जगह में जो नाम बोल रही थी वहां पहाड़ होने चाहिए, वहां पहाड़ थे, ओह! मतलब आज भी हैं। हुँ। शुरुआत में थोड़ा डरावना था, गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी साइंटिफिक माइंड के साथ गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ट्रू। लेकिन वो मेरे साथ जो हो रहा था, और जो हुँ, हनुमान जी और जो देवी की कहानी चल रही थी, और मेरी इस लाइफ में मैं देवी भक्त हूँ, हुँ, और मैं बचपन से देवी की आराधना करती हूँ। और हुँ, एक बार मुझे बहुत ज़बरदस्त मीज़ल्स निकले। हुँ, ये मतलब माता आई जिसको हम मानते हुँ, हैं, और हुँ, एक स्ट्रेंज, आप सोचोगे कि एक कहानियों में होता है ना, जो हुँ। हम जब न स अ, उपास रखते हैं और उसकी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हाँ, उसमें हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक ऋषि मिले, उन्होंने कहा। और हुँ, ऐसा मेरे साथ हुआ कि एक लेडीज़ मेरे पास बैठने के लिए आई। हुँ। आते नहीं है, जनरली माता निकलती है तो आपको हाँ, कौन मिलने आता है? हाँ, वो पर वो कहते हैं मिलने कि आई और मतलब टच मुझसे भी नहीं कहने लगी, करना। और उन्होंने सिर्फ़ एक डायलॉग बोला हाँ, कि स्वाति, आप देवी की पूजा करती थी शायद, और आपने पूजा करनी बंद कर दी, तो आपको देवी का क्रोध लगा है, और हुँ, सोचना इस बारे में, ठीक हुँ, है? और उस वक़्त मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी बहुत ज़्यादा, और हुँ, देवी की बचपन से बहुत करती थी, और बंद कर दी थी मैंने। हुँ, तो और उनके जाने के बाद मैं बहुत देर सोचती रही कि मतलब दिस इज़ द स्ट्रेंजेस्ट पॉसिबल थिंग। एक हुँ, फेयरी टेल टाइप की लग रही थी कि उन्होंने आके मुझे बोला। मैंने वापस से देवी भक्ति शुरू की, और हुँ, उसके बाद मुझे देवी का गुरु मंत्र मिला। मैं हुँ, शंकराचार्य जी से मिली, मतलब हुँ, एकदम से रास्ते खुलते चले गए, और मैं देवी आराधना में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे चली गई। हुँ,
लेकिन अभी तक भी मुझे ये क्लू नहीं था कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ थेरेपी कराई, वहाँ मैं विंध्यवासिनी के मंदिर में जब मेरे को दिखाई दिया, तो मुझे समझ में आया कि इस जन्म का नहीं है ये, तो कई जन्मों पुरानी कहानी है ये तो। हम्म। और जिस लेवल की साधना हो रही है वो उस जन्मों से आ रही है। हनुमान जी के साथ भी मेरा कनेक्शन है। और फिर मैंने अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाए, और लाइफ इतनी बदल गई उसके बाद से, शायद मेरी पर्सनैलिटी बदल गई। हम्म। तो I अभी guess। आपके पास अगर कोई आता है पास्ट लाइफ को लेकर, तो आप कैसे उनकी थेरेपी करते हैं? मतलब उनको यकीन होता है कि हाँ, हम पास्ट में सच में ये थे? जो लोगों को नहीं होता है, जो मेरे जैसे होते हैं, मैं उनसे हाँ। कहती हूँ अनुभव करके देख लो। क्योंकि हुँ, यदि आपको लगता है कि इट इज अ फेक थिंग, तो आपको हुँ, अनुभव में पता चल ही जाएगा। हुँ, और जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एनालिटिकल माइंड के रहते हैं, रेडी हाँ, नहीं रहते हैं, हाँ, हाँ, मैं उनसे कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें स्केप्टिकली रहो, हुँ, डाउट करो, हुँ, तो शायद आपका कहते हैं ना, प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता हाँ, हाँ, है ना? हाँ, तो प्लेसिबो इफेक्ट से ही आपका शायद हो जाएगा, शायद आपकी कोई साइकोलॉजिकल हीलिंग ही हो जाएगी। हुँ, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे ऐसे जो कि मेरे जैसे हैं, पर मैं उन्हें जज नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पर इसी माइंडसेट के साथ पहुंची थी। बट ट्रू, देन आई लर्नड इट, और मुझे बहुत आई फील कि उसमें बहुत डेप्थ है उस थेरेपी में थेरेपी भी। में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं ज़्यादा चक्र हीलिंग हुँ, करती हूँ, कलर एंड आर्ट ज़्यादा करती हूँ। हुँ। पर ज़रूरत पड़ती है तो मैं पास्ट लाइफ थेरेपी भी इस्तेमाल करती हूँ। आपकी लाइफ का मैम आपके क्लाइंट से मिलने वाले सबसे इम्पैक्टफुल टेस्टिमोनियल्स कौन-सा है? इम्पैक्टफुल टेस्टिमोनियल्स एक्चुअली में मेरे लिए तो हर क्लाइंट जब वो हील हो जाता है, हुँ, मेरे लिए इट्स अ जॉय प्लस इट्स वेरी इमोशनल हुँ, पॉइंट। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी फर्क ला दिया, हुँ, मतलब कुछ परसेंट भी ला दिया, तो कम से कम मेरे जीवन की, मेरे नॉलेज की, या मेरे गुरुओं के प्रति मेरी सार्थकता हो गई, हुँ, उनके प्रति मैं धन्यवाद कर सकी। हुँ, पर कुछ तो इतने हिला देने वाले इवेंट्स होते हैं। हुँ, एक लेडी, जब मैं बिल्कुल बिल्कुल मैंने शुरुआत किया था, हुँ, एंड वो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मैम स्वाति मैम बोल रहे हैं, कट गया। मैंने हाँ, फिर दोबारा फ़ोन आया, 3 बार आया, 4 बार आया। मतलब दिन में अलग-अलग टाइम पे सेम वॉइस मुझे हेलो बोल रही है। तो मैंने हुँ, लास्ट में उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? हुँ, और वो आई और उसने मुझे बताया कि शी इज़ वेरी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड यंग गर्ल। हुँ, और तब मैंने जो है वो हीलिंग करना शुरू किया था, हुँ, और मैं श्योर नहीं थी कि मुझे आगे जाना है इस फील्ड में या नहीं जाना है। उसने मुझे जो कहानी सुनाई, और हुँ, मैं खुद हिल गई कहानी सुनने के बाद, और मुझे लगा कि इसकी हीलिंग मैं कर भी पाऊँगी या नहीं? हुँ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे, जो कि लेडी के रूप में तो हमें सोशली बोलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हुँ, काफ़ी डरते हुए वो आई थी मेरे पास में, हुँ, और मैंने उसकी थेरेपी स्टार्ट की, और थेरेपी स्टार्ट करी, और थोड़ी देर बाद वो वापस आँख खोल ले। फिर मैंने हुँ, किया, फिर वो आँख खोल ले। हुँ, 1 डेढ़ घंटा तो हमें इस प्रोसेस में लग गया। फिर हुँ, लास्ट में हमने एक एक ब्रिज थेरेपी होती है, उसके थ्रू उसको हील करना मैंने स्टार्ट किया, हुँ, और वो पहुँची, हुँ, और कहीं जाकर के अपने चाइल्डहुड में हुँ, वो अटक गई, और फिर मैंने अपना पूरा बेस्ट लगाया, हाँ, और हाँ, उसको अपने ऑरा के साथ की एनर्जी दी, और वो हुँ, डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वहीं पे उसके आँखों से आँसू आने लगे। मेरे हुँ, लिए भी थोड़ा-सा नया था अनुभव, तो मैंने उसको किया। उसके साथ व्हेन शी वाज़ 9 इयर्स ओल्ड, हुँ, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, ओह! एंड उसको कोई मेमोरी नहीं थी उसकी। ओके, मतलब बड़े होने के बाद उसको कोई मेमोरी नहीं थी इस बारे में। हाँ, और उसको अपनी माँ के प्रति इतना गुस्सा था हुँ, कि वो माँ से रिवेंज लेने के लिए हुँ, शी बिकेम टोटली इमोरल अ पर्सन। ओह! वो गलत रास्ते पे जा चुकी थी, और काफ़ी डिस्टर्बिंग था उसकी लाइफ को सुनना और सब कुछ करना। और जब मैंने उसको वो
उस पार्ट पे पहुंचाया, तो उसने अपनी माँ को बताई थी जाके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। घर के ही किसी बड़े ने किया था उसके साथ में, और उसने जब को माँ को बताया तो माँ ने उसको सोशल प्रेशर में कि चुप हो जाओ कर दिया। तो किसी को उसको बताना अपनी नहीं। माँ के प्रति गुस्सा था, सालों से उसको गुस्सा था। तो अपनी माँ से रिवेंज लेने के लिए उस लड़की ने अपना कैरेक्टर ही इस तरीके का कर लिया और वो गलत रास्ते पे चली गई। शादी करना चाहती थी लेकिन उसके लिए संभव नहीं था। और जब उसको जब वो मेमोरी रिकॉल हुई उसको, तो पास्ट लाइफ का तो केस बिल्कुल भी नहीं था, ये तो इसी लाइफ के ट्रॉमा का केस था। लेकिन हम जब एज रिग्रेशन करते हैं तो धीरे धीरे हम छोटी एज में जाकर के ढूंढते हैं कि इस लाइफ में भी हो सकता है कोई ट्रॉमा रहा हो। वो लड़की करीबन 2.5 से 3 घंटे रोई उसके बाद। मेरे लिए थोड़ा सा दिल दहलाने वाला था कि अपनी थेरेपी स्टार्ट करा है और इतना स्ट्रॉन्ग और सीवियर केस मेरे पास आ गया। जब वो चली गई तो मैंने अपने आप को फिर भगवान को थैंक यू कहा कि आपने चलिए मुझे चुना और इस लायक समझा कि मैं किसी की लाइफ में, इस तरह की लाइफ में कोई परिवर्तन ला सकती हूँ। कोशिश किया मैंने। लेकिन मुझे तब कहना चाहिए कि रोना आ गया जब 3 महीने बाद उस लड़की ने शादी का कार्ड भेजा मुझे अपना। ओह अच्छा। वो रेडी नहीं थी शादी के लिए, वो करना नहीं चाहती थी। उसने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके अब उसके 2 बेटियां हैं उसकी खुद की। और मेरे लिए तो वही एक मील का पत्थर है। और मैंने तृप्ति जैन मैम जिनसे सीखा है पास्ट लाइफ थेरेपी, मैंने उनको भी फोन करके पूरी कहानी बताई और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कहीं ना कहीं आप मेरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हो, क्योंकि आपने मुझे ट्रस्ट किया, आपने मुझ पर, मैं जब पहुंची थी तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था इस थेरेपी के ऊपर, पर आपने इतनी पेशेंस से मेरे को किया। तो दैट आई लर्न कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है हमें पेशेंस रखना है, उसकी स्टोरी पे बिलीव करना है और अपनी कोशिश करनी है कि ये तो ठीक होकर के जाए यहाँ मेरे पास से। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं, यदि वो ठीक नहीं हो रहा होता तो मेरे लिए रहता है कि अच्छा मैं क्या चीज मिस कर रही हूँ, क्या थेरेपी और ऐड कर सकती हूँ और उसको ठीक करना। और जब वो ठीक हो जाता है, that is the biggest testimony, that is the biggest happiness for me. और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने मुझे। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुनकर। मुझे मैम, इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो ही आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि जैसे आप किसी को हील करती हैं तो काफ़ी सारी ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, तो आप उस टाइम पे कैसे डील करते हो उनसे? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अगेन मेरा कुछ करियर थोड़ा सा ना, हीलिंग का करियर थोड़ा सा अजीब तरीके से शुरू हुआ। तो मैंने बीच में डाउट भी करना शुरू कर दिया था कि ये रास्ता मेरे लिए सही है भी या नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जिप्सी सोल कहती इसलिए हूँ क्योंकि मैं भटकते 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 10 जगह से घूमते फिरते यहाँ पर पहुंची हूँ। तो जब मैं कैलाश मानसरोवर के लिए गई थी और वहाँ एक यमद्वार आता है ना, और यमद्वार से हम जब क्रॉस करते हैं तो कहते हैं कि आपका नया जीवन शुरू हो गया। तो मैंने कहा भाई एक जीवन हमने जी लिया, अब तो दूसरा लाइफ मिल चुकी है, अब ये लाइफ जो मिली है ये तो मुझे लोगों को डेडिकेट करनी है और कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने क्या करा, जो केस आ रहे हैं वो केस लेने हैं मुझे थेरेपी, एंथुसियाज्म होता है ना हमारे पास, हम लेस प्रिपेयर्ड होते हैं, एंथुसियाज्म ज्यादा होता है। तो एंथुसियाज्म था, तो मेरे पास एक केस आया और उसमें करीबन 15 मिनट के बाद उस व्यक्ति की आवाज बदल गई। अच्छा। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ शायद मजाक कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा मजाक में बात कर रही हूँ। आवाज में अब और तेजी आ गई और आवाज बिल्कुल बदल गई। थोड़ी देर बाद तो मेरा थोड़ा सा डर शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है, इट इज समथिंग दैट इज, ओ माय गॉड, नहीं ये नहीं करना। अब मैं वहां बैठ करके सोच रही हूँ कि करना क्या है इसके आगे। क्योंकि जब क्लास में ये सब बताया जा रहा था तो हमने तो ध्यान से सुना नहीं था ये सब चीजें।
और इसलिए मैं कह रही हूँ कि थेरेपिस्ट ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि कौन सिखा रहा है, कितना गहरा सिखा रहा है। आपके साथ कोई किसी भी किस्म का केस आ हाँ, सकता ट्रू है, ट्रू। आदमी कितना भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, हम्म। और आपको हर चीज़ के लिए पूरी तरह से अवेयरनेस है, नॉलेज है, आप तब कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी मेमोरी पे जोर दिया, फिर मैंने हम्म। उसको केस को डील किया एंड हम्म। फाइनली इट वेंट ऑफ वेल। हम्म। बट हालाँकि मुझे स्पिरिट्स दिखती हैं, हम्म। और मेरा स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं। हम्म। लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी के दौरान मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो था, वो हम्म। मैंने फ़िल्मों में ही देखा था अभी तक, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये रियल नहीं हो सकता है। हाँ मेरे अंदर का साइंटिफिक ब्रेन वाज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हाँ हाँ और हाँ। अभी भी मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ। बिल्कुल, हम्म। बहुत लोग आते हैं मेरे पास में ये बोलने के लिए कि स्पिरिट्स हैं, ये काला जादू है, एंड आई डोंट प्रमोट ऑल दीज़ थिंग्स। हम्म। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, ये बहुत कहना चाहिए कि जितनी है उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज इनको ना हाँ परोसा हाँ, गया ट्रू। है ना? लोगों को जिस तरीके से आपने बताया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। सो ये एक किस्सा है जो मैं बहुत कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। अलावा इसके मेरा थेरेपी के दौरान पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं रहा। हम्म। और तब से मैंने ये सबक भी सीख लिया कि थोड़ा-सा सोच हम्म। समझ करके केस हिस्ट्री फिर लेकर के आपने कैसे केस वहां पे कैसे डील करी इस उससे? दैट्स अ स्टोरी। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना, देखिए हम स्पिरिचुअलिटी में हम्म। अपनी लाइफ के साथ हमारा हम्म। मैं स्पिरिट से बात कर रही हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक हम्म। है? ये मेरी लाइफ है, मेरे कंट्रोल में है ट्रू। ना, मेरी हाँ। स्पिरिचुअलिटी है। हम्म। तो मेरा दायरा मेरे तक है। जब हम्म। आपके शरीर में कुछ हो रहा है, तो हम्म। वो तो मेरा दायरा नहीं है। वहाँ तो मैं एक दर्शक भी हूँ, और मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हीलर की, हम्म। है ना? मुझे अपना बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखना है। मुझे हम्म। देखना भी है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ, कहीं हम्म। इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म। इट्स अ स्टोरी ऑफ टर्मोइल। हम्म। तो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ चलती हूँ कि भगवान मुझे, यदि उन्होंने चूज़ किया है, तो वो रास्ता भी दिखाएँगे इससे बाहर निकलने हम्म। का। और मैंने उसको तो डील करा उस दिन। हम्म। वो एक लंबी स्टोरी है कैसे डील हम्म। करा। जब मैं मानसरोवर से लौटी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान, तो हम्म। वहाँ पर भी आपको फीलिंग्स होती हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल जब फीलिंग होते हैं, वहाँ से लौटने के बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ट्विस्ट आया, बहुत चेंजेस आए, और मुझे लगता है कि एक डिफरेंट ही स्टोरी ऑल टुगेदर चालू हो गई। और हम्म। कोइंसिडेंटली मुझे गुरु और मुझे लोग वैसे मिलने लग गए जो कि मुझे सही रास्ता दिखा रहे थे। हम्म। क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कहते तो बहुत है कि हम रास्ता दिखा देंगे, हम्म। है ना? हर ट्रू। गुरु गुरु नहीं होता है, और वो सही, उसकी साधना में भी इतना तप और बल होना चाहिए ना, वो आपको सही रास्ता दिखा सके। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पर आकर के बहुत सारा चीज़ दिखी, और मेरे गुरु ने मुझे यही कहा कि चाहे तुम्हें कितना भी पता हो, तुम्हें रास्ता लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाना है हम्म। कि जितना कि तुम्हें दिखाना अलाउड है। हम्म। तुम्हें देखना तुम्हारी कहानी है, पर लोगों को क्या तुम्हें बताना है, किस तरीके से गाइड करना है, एक शिक्षक के तौर पे, गाइड के तौर पे, मेंटर के तौर पे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो हम्म। तुम जो है वो जो फैलाओगी, जो बातें जो करोगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इसलिए मैं बहुत कम बात करती हूँ हम्म। स्पिरिट्स के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में भी। अनुभव मेरे हम्म। बहुत सारे हैं, बट दैट हम्म। इज माय पर्सनल जर्नी। वो ट्रू। मेरे अपने लिए है, मैं वो काम के तौर पे उसको बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं हम्म। अगेन बार बार ये बोलती हूँ कि काम मेरा है हीलिंग करना। मैं आर्ट थेरेपी, चक्र हम्म। थेरेपी, कलर के, और दूसरी जो साइकोलॉजिकल हम्म। रिक्वायरमेंट होती है उनके थ्रू करती हूँ। मैं ना तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करती हूँ, ना उस तरफ जाती हूँ। अ, हम्म। ना ही वो किसी के मतलब की चीज़ है, दैट इज़ अ पर्सनल स्पेस। वेरी वेल सेड सर। एक तो मैम मुझे ना जाते जाते हमारे व्यूअर्स को एक आपने पेंटिंग करी है कल्प वृक्षा,
कि पेंटिंग आप कर रहे थे, है ना? हम्म। कुछ तो टिप्स आप दे के जाइए हमारे व्यूअर्स को, जिससे मतलब उनकी ख्वाहिशें पूरी हो और उनको लगे कि हाँ, कुछ तो है हमारे पास में। ऐसी कोई टिप्स दे के जाइए। बहुत सारी हैं। मैं जब आर्ट थेरेपी में यदि आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, आई हाँ। हैव, मतलब हमारा जो कल्चर है वो इतना डीप है, इतना रिच है। बार 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 मैं कहती थकती नहीं हूँ इन सब चीजों को लेकर के। हमने क्या करा, स्पिरिचुअलिटी को हटाया हाँ, कि सिर्फ मंदिर में जाकर के ध्यान करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, हम जब कोलम बना रहे हैं, हाँ, हम कोलम के जरिए जो है भगवान की एक नए किस्म से आराधना कर रहे हैं। हम कोलम भी एक मेडिटेशन है, ओपन आइड मेडिटेशन कह सकते हैं आप उसको। एंड उसके जरिए आप अपने स्पिरिचुअलिटी के अलग लेवल्स टच कर सकते हो। साथ में जो हम लोग दीवारों पर जो चित्र बनाते थे, जो कि अब तो हम लोगों ने बड़े उसको पेंटिंग के रूप में दीवार पे सजाना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में यदि आपको देखा होगा तो गेरू से या हाँ, गोबर से लीपते थे और उस पर चूने से बनाते थे। तो हमको लगता है कि वो तो सिर्फ एक ड्राइंग है। नहीं, हर ड्राइंग के पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक पूरी आध्यात्मिक कहानी है। तो जो कल्प वृक्ष है वो एक माइथोलॉजिकल ट्री है जिसमें कि ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। साथ में कल्प वृक्ष जो है उसके कभी भी पत्ते गिरते नहीं है। हाँ, तो उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। इट्स अ सिंबोलिज्म ऑफ अबंडेंस। इट्स सिंबल कि आपके लाइफ में जो भी चीज है वो बढ़ती रहे और हमेशा बनी रहे, है ना? तो लक्ष्मी का स्वभाव है कि वो आती है और चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी हर कोई चाहता है कि मेरे घर में बनी रहे। तो आपके घर में स्वास्थ्य है तो वो हरा भरा रहे, बना रहे। आपके घर में यदि बच्चे हो रहे हैं, सब खूब बच्चे पैदा हों और स्वस्थ रहें और वो भी आगे बढ़े। सो इट्स अ कल्प वृक्ष इज अ, मेरे हिसाब से इट्स अ ट्री जो कि हमारी ये सारी मैनिफेस्टेशंस को सिंबलाइज करता है। तो जब हम इसको अपने घर में बनाते हैं ऐसी जगह पर, एंट्री पर या जहां पर हमारी बार बार नजर पड़ रही है, तो धीरे 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 हमारी सोल एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन होने लग जाती है ना? तो आप देखोगे कि जो कल्प वृक्ष है वैसा वृक्ष भील में भी है, वर्ली में भी है। आप इंडियन पेंटिंग्स का कोई भी रूप उठा करके देखेंगे, उसमें आपको एक पेड़ जिसके पत्ते हैं खूब सारे, घना, वैसा कल्प वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ली में मैंने उसको पेड़ दीवार पर बनाया था। मैं गॉन्ड आर्ट में बनाती हूँ, वर्ली में बनाती हूँ, और वो मेरे हर घर में होता है। जब भी मैं घर शिफ्ट करती हूँ तो मेरे नए घर में मैं सबसे पहले जो है कल्प वृक्ष बनाती हूँ। उसी तरह से वहां पर एक वर्ली में आप देखोगे कि जॉयफुली डांस करते हुए बारात का या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का एक चित्र रहता है। तो जब भी मैं सिखाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को सब ये बोलती हूँ कि लुक एट दिस 5 पीपल जो कि डांस कर रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं, व्हाट इट सिंबलाइज टू यू। क्या मैनिफेस्टेशन होगा इससे? देखिए, जब आप नाच रहे हैं इसका मतलब जॉय मैनिफेस्टेशन हो रही है। आप जॉयफुल होगे तो ही नाचोगे। करेक्ट। आपके घर में उत्सव का माहौल है, मतलब दुख का माहौल नहीं है, तभी तो आपके घर में नाच गाना हो रहा है। आप दुख में तो नहीं नाचोगे, है ना? थर्ड, आप हेल्दी होगे तब तो नाचोगे, है ना? फिर आप साथ अकेले तो नहीं कर रहे हो ये सब चीजें, तो आपके साथ भी मैनिफेस्ट हो रहा है, हेल्थ भी मैनिफेस्ट हो रही है। और ये सब है, और वेल्थ नहीं है यदि आपके पास में, तो आप कैसे 4 लोगों को बुला करके घर में कोई पार्टी करें? तो पैसे लगते हैं हमारे को आज। तो यदि आप 4 लोगों को बुला करके बैठे हैं, दैट मीन्स कि आप में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, जॉय भी है, फिजिकल एनर्जी भी है ना? एवरीथिंग इज देयर। सो वो एक कल्प वृक्ष के साथ हमेशा ये जो 5 नाचते हुए, वर्ली इज इजीएस्ट, आप कहीं भी गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो डिजाइन हर किसी ने मेरे ख्याल से बनाना चाहिए अपने घर में। मैम, एक सेशन है हमारा, रैपिड फायर राउंड है ये, ठीक है? आपको कुछ क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देने हैं फटाक से, ठीक है जी। आपका फेवरेट चक्र जो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा एम्पावर करता है? रूट चक्र। बगैर हम ग्राउंडेड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रू। एक कलर जो आपको हमेशा हील करता है?
येलो। ओके। मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? चूज करना मुश्किल है बट मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। आपकी मॉर्निंग रिचुअल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्रीदिंग। आई मेरे शुरू सुबह ही नहीं शुरू होती है जब तक कि मैंने आधे घंटे की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना की हूँ। प्राणायाम कह लो आप उसे। हाँ, अच्छा, ओके। एक ऐसी बुक जो आप सबको रिकमेंड करना चाहते हैं? मुझे बीकेएस अयंगर की सारी बुक्स ऐसा लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए। इट्स लाइक अ गो टू बुक जो कि अपने सिरहाने पे रखनी चाहिए। बट यस, इफ यू वांट टू स्टार्ट पतंजलि योग सूत्र, जिनका ओके। कि बीकेएस अयंगर ने हाँ, व्याख्या किया है, दैट ओके, बुक। ठीक है। हीलिंग सेशन में सबसे कॉमन कंसर्न जो लोग लेकर आते हैं? लोगों को सबसे पहले तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि वो अनहील्ड है। हम्म। सबसे पहला कंसर्न ये रहता है, उनको लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ काला जादू कर दिया। अगर एक वर्ड में आपको अपनी हीलिंग जर्नी डिस्क्राइब करनी हो तो वो क्या होगा? फैबुलस। इंटरेस्टिंग। अगर आप हीलर ना होती तो किस फील्ड में होते? तो अभी मैं शायद जिप्सी सोल ही होती, कुछ ना कुछ करके इधर उधर 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 कुछ ना कुछ करियर चेंज कर रही होती। हीलिंग ने मुझे ठहराव दिया क्योंकि मैंने अपने जर्नलिज्म, अपने सारे जो आर्ट है, कलर है, सारी हाँ। नॉलेज जो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी है, सबके सारे एस्पेक्ट को इकट्ठा करके हम्म, उसको हीलिंग में डाला है। हम्म, तो हीलर तो मुझे शायद होना ही था, वरना मैं बहुत भटकती। हाँ, ट्रू। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कलर थेरेपी कौन सा ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग लगता है? कलर थेरेपी टू स्टार्ट विथ, एंड हम्म। यदि डीप चाहिए तो पास्ट लाइफ थेरेपी। फेवरेट मेडिटेशन टेक्निक? फेवरेट मेडिटेशन टेक्निक है मेरी अजपा जपा, ओके। जो मैं करती हूँ, और आई थिंक सबको सीखना चाहिए। ओके। क्या कोई एक क्रिस्टल या स्टोन है जो आप हमेशा अपने पास रखती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैंने कहा ना येलो इज़ माई कलर, क्योंकि वो गुरु तत्व से जोड़ता है, तो एनी कलर, एनी स्टोन दैट हैज़ येलो कलर। ओके। सो मेरे पास सिट्रीन बहुत सारे हैं। अच्छा। आई ऑल्सो लव इट। स्पिरिचुअलिटी का सबसे ज्यादा मिथ जो आप तोड़ना चाहती हैं? स्पिरिचुअलिटी का मिथ जो मैं तोड़ना चाहती हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत सारे हैं, और हम्म, आजकल तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ ना बहुत सारी लड़ाई करना चाहती हूँ। मैं हाँ। चाहती हूँ कि अब टीवी की तरह डिबेट होना चाहिए यहाँ पर, और अच्छे हीलर्स जो हैं उन्हें आना चाहिए, जो कि हम्म, ऑथेंटिक हैं, जो रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। बल्कि कुछ धर्म गुरुओं को भी आना चाहिए और उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं, ये सब जो फैल रहा है ना, ये जो मिसकंसेप्शंस फैल रहे हैं, इसको रोकना चाहिए, ट्रू। पूरी तरह से रोकना चाहिए इनको। हम्म, वरना हम लोग क्या कर रहे हैं, टोने टोटके और उपाय में ऐसे उलझते चले जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है वो शॉर्टकट हो गई है। बस आज एक नींबू ऐसे ऐसे किया, ऐसे कर दिया और हो गया। नो, इट्स अ जर्नी। तो पहला मिथ तो ये है कि जो टोने टोटके उपाय हैं, ये कुछ काम के नहीं है। ये सिर्फ आपको और ज्यादा गड्ढे में ले जाने और ज्यादा भटकाने के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे समझदार लोग जो है मैं देखती हूँ, क्योंकि हर किसी को जल्दी मची है लाइफ में आगे बढ़ने की। शॉर्टकट्स। पर आप जल्दी जाओगे ऊपर तो जल्दी नीचे आओगे, जल्दी हील होगे हाँ, तो जल्दी अनहील हो जाओगे। वेरी सो ट्रू। प्लीज शॉर्टकट नहीं अपनाओ। वेरी ट्रू। आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस का मतलब है टू सी द पीपल अराउंड मी, मेरे सारे प्लांट्स, मेरे पेट, मेरे बच्चे, एवरीथिंग ब्लूमिंग। मुझे ना चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत टेलर करके, बहुत डिजाइन कर देना अच्छा नहीं। मेरे मेरे पौधे भी जंगली हैं बिल्कुल। आई अलाउ एवरीबडी टू ग्रो। तो मुझे वो लोग भी नहीं पसंद आते जो कि बहुत ट्रिम करके करेक्ट। गार्डन को रखते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर प्लांट को यदि आप फ्रीडम देते हैं ना, हाँ। तो उसके अंदर की जो ब्यूटी निकल के आती है, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है।
मैंने देखा है आपकी वीडियो में कि आपके गार्डन में अगर एक फ्लावर भी उगता है ना, आप सो एक्साइटेड हो जाते हो, उसको दिखाते हो। मुझे यदि हैप्पीनेस देखना, सुबह सुबह मैं उठती हूँ और हाँ मैं अपने गार्डन का चक्कर लगाती हूँ, और यदि एक पत्ता भी नया आया हुआ रहता है हाँ या मैंने कोई नया प्लांट लगाया, उसने जड़ पकड़ ली होती है, उस दिन तो मुझसे आप जायदाद लिखवा लो। हाँ ट्रू। मैंने देखा है बहुत भी, यू हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन ना, बहुत थैंक यू। अच्छा है। आपका गो टू स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स क्या है? गो टू स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक है मेरा अगेन मेडिटेशन ओके। एंड सिटिंग क्वाइट विथ माई सेल्फ। एक हम्म चाय, ब्लैक टी पीने का मुझे शौक है। एक ब्लैक टी अपने गार्डन में बैठकर अपने पेट के साथ में, हम्म और स्पेकुलेट करना, हु एम आई, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और यदि मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है तो क्या मैं उस दिशा में जा रही हूँ कि नहीं। अपने आप के साथ मिलना, अपने आप के साथ बात करना, बात और करना। ये आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हम कितना गलत जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं। हमसे बड़ा अपना क्रिटिक कोई नहीं होता, ट्रू, वेरी ट्रू। ये आई थिंक बहुत अच्छा पर हम लेसन सुनते है। कहाँ हैं। हम तो हमें खुद की सुननी चाहिए। नेटफ्लिक्स और प्राइम की दुनिया से बाहर ही नहीं आते, रीलें हमें छोड़ती नहीं है। वेरी ट्रू। तो एक ऐसा लाइफ मंत्र जो आप हमेशा फॉलो करती हैं? मेरे वॉल पर जहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ पे 3 मंत्र लिखे हुए हैं। एक है आनंदोहम, एक ओके। है शिवोहम, और एक है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मुझे मेरे गुरु ने दिया था, शंकराचार्य जी ने। वो भी स्पिरिचुअल मेरा मंत्र है, एक लाइफ पाथ है टू फॉलो, कि यदि मैं ब्रह्म हूँ तो आप भी ब्रह्म हैं। तो बिल्कुल। इफ आई एम टॉकिंग, मेरे को कैसे बात करनी है, मुझे कैसे सामने वाले के साथ डील करना, यदि मेरे अंदर ब्रह्म है तो मुझे अपने साथ कैसे, तो वो सेल्फ लव सिखाने की चीज नहीं है। यदि आपके अंदर ब्रह्म है तो आप अपने साथ कुछ बुरा इमोशनली फिजिकली करोगे ही नहीं ना, यू विल नॉट बी एडिक्टेड, आप गलत खान पान में जाओगे ही नहीं। और आनंदोहम और शिवोहम इज द गोल ऑफ लाइफ। हम धरती पर आए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंदोहम है, हम आनंद से भरे हुए हैं, या हम बिल्कुल शिव के जैसे हैं, शिवोहम। तो वो जो है वो आपको भटकने से रोकता है। मेरे लिए तो वो बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से, कि रोज मुझे रास्ता दिखाता है कि नहीं, इफ आप थोड़ा सा आनंदोहम से आज कम है, तो आज आपका जॉय क्रिएट करने का काम है, अपने लिए भी दूसरों के लिए। वाओ। यदि मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा और आप दुखी हो, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी है, मेरा चपरासी दुखी है, मेरे ड्राइवर को बहुत कष्ट है, तो फिर मेरे अंदर जॉय नहीं रह जाएगा, पीस भी नहीं होगी ना। तो हमारे आसपास भी सब खुश रहें। इसको हम कह सकते हैं ना कि हमारा हिंदू धर्म का मंत्र ही है कि सब खुश रहना चाहिए। वेरी वेल सेड। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यस, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत अच्छा। वैसे तो अभी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं लेकिन वक्त की थोड़ा सा कमी है, और आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग हेयर, और आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। आप ऐसे ही वर्कशॉप्स लेते रहें, और जितने भी लोग हैं जो मैम से जुड़ना चाहते हैं, वो जिप्सी सोल्स मैम का इंस्टा चैनल है, आप उस पर जाके जुड़ सकते हैं और मैम की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल रहा है। हमने मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी ढेरों बातें करी है, और साथ साथ हमने मेडिटेशन को बहुत अच्छे से जाना है। कुछ कुछ बातें हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी हुई है, 7 चक्रास को लेकर भी हुई है। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही अपकमिंग पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।